बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर में हमने कल की क्लास में फोटोसिंथेसिस का जो पहला फेस होता है लाइट रिएक्शन, हमने उसको कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करेंगे दूसरे फेस की, जिसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है जी। अब हम डार्क रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं या केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। केल्विन साइकिल क्यों नाम दिया हुआ है? क्योंकि ये केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, खोजी थी, उसके बारे में रिसर्च की थी, तो उसके नाम पे दिया हुआ है। जबकि डार्क रिएक्शन हम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इस रिएक्शन में लाइट की ज़रूरत नहीं होती। याद रखिएगा, मैंने पहले भी क्लियर किया हुआ है कि लाइट की ज़रूरत नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रात में होगा। लाइट की ज़रूरत नहीं होती, इसका मतलब ये है कि ये बगैर रोशनी के होता है। अब होगा हमेशा लाइट के फौरन बाद ही। ठीक है जी। तो लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस रिएक्शन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन एंड इट टेक प्लेस राइट आफ्टर द लाइट रिएक्शन। ताकि लाइट रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए ना, एडीपी कन्वर्ट हो गया एटीपी में, एनएडीपी कन्वर्ट हो गया एनएडीपीएच में, वो इस डार्क रिएक्शन के नतीजे में वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएंगे और अब फिर दोबारा वो लाइट रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाएंगे। तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो ये याद रखिएगा कि इसका ये जो है ये भी दिन में होता है। भले ये डार्क रिएक्शन है, भले इसको रोशनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये दिन में होगा। जब रात आएगी तो डार्क रिएक्शन कैसे होगा? जब इससे पहले वाले का फेस नहीं हुआ, जब इससे पहले वाला लाइट रिएक्शन नहीं हुआ, तो डार्क कैसे होगा? ठीक है ना, ऑब्वियस बात है। जब पहला भाई पैदा होगा तभी तो दूसरा भाई पैदा होगा। ये थोड़ी है कि दूसरा भाई बन गया जी, पहला भाई पैदा नहीं हुआ। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन नहीं होता रात में, इट ओनली अकर्स एट डे। तो ये डार्क रिएक्शन के बारे में आज हमने बात करनी है। डार्क रिएक्शन को हमने केल्विन साइकिल भी कहना होता है। अब इसके लिए वापस इस उस पर आते हैं जी। क्लोरोप्लास्ट, ये आपके सामने क्लोरोप्लास्ट बना हुआ है। क्लोरोप्लास्ट में मैंने आपको लाइट रिएक्शन में बताया था कि इसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, इट कंटेन्स एंजाइम्स। जबकि ये जो स्टैक्स होती हैं इनको हम कहते हैं, एक को आप कहोगे थैलेक्वाइड और सारी जो स्टैक्स हैं इनको आप कहते हो ग्रेनम। अच्छा, अब हम ज़रा रिपीट करें तो लाइट रिएक्शन थैलेक्वाइड में हुआ था। लाइट रिएक्शन जो है वो थैलेक्वाइड में हुआ था। तो अगर हम थैलेक्वाइड के लाइट रिएक्शन को थोड़ा सा जहन में लाएं तो थैलेक्वाइड के अंदर पानी आ जाता है। वाटर मॉलिक्यूल थैलेक्वाइड के अंदर चला जाता है, क्योंकि थैलेक्वाइड के अंदर पानी का मॉलिक्यूल टूटा था, याद होगा, ल्यूमन में। अब जब ये अंदर जाके टूटता है तो ऑक्सीजन निकलती है। तो थैलेक्वाइड से वो ऑक्सीजन जो निकली वो इस क्लोरोप्लास्ट से रिमूव हो जाती है, बाहर निकल गई। इसके अलावा थैलेक्वाइड ने दो चीज़ें बनाई। वाटर को लेके तोड़ के इसमें से ऑक्सीजन को तो बाहर निकाल दिया, जो हाइड्रोजन निकला फिर वो इलेक्ट्रॉन उनको घुमा फिरा के उसने दो चीज़ें बनाई थी। एक था NaDPH2 और एक था ATP। अब क्या करता है, थैलेक्वाइड के अंदर बनी है वो, लेकिन वो दोनों बाहर आ जाती हैं स्ट्रोमा के अंदर। तो NaDPH2 भी बाहर आ गया स्ट्रोमा के अंदर और ATP भी अब स्ट्रोमा के अंदर बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा में होता है, लिहाजा लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब स्ट्रोमा में आ गए ताकि वो अब दूसरा फेज स्टार्ट कर सके, डार्क रिएक्शन। तो ये आपके सामने था लाइट रिएक्शन। इसमें देखें ये जो NADP बना, ये जो NADP बना था ये वाला, ये मैंने क्या कहा आपको कि ये स्ट्रोमा में चला गया। और ये जो ATP, एटीपेज से हाइड्रोजन बाहर निकालने के बाद जो ATP बना था वो भी अब बाहर आ गया। ठीक है, इधर ये पानी एब्जॉर्ब हो रहा था, ल्यूमन के अंदर आया था, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये थोड़ी सी समरी थी लाइट रिएक्शन। ठीक है, थैलेक्वाइड पानी को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट भी आएगी, इधर लाइट भी आती है, इसके अंदर लाइट भी यूज़ होती है और इस वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ दिया जाता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। वो तो स्ट्रोमा क्या, थैलेक्वाइड क्या, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट पूरे प्लांट से ही बाहर आ जाता है। अब लाइट रिएक्शन के नतीजे में दो कंपाउंड्स बने, NADPH2 और ATP, दोनों बाहर। याद रखिएगा ये दोनों एनर्जी रिच कंपाउंड है। सूरज की जो लाइट एनर्जी है वो अब इन कंपाउंड्स में स्टोर हुई है। अब स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तैयार होता है और ये जो एनर्जी इन दोनों में स्टोर है वो फिर ग्लूकोज में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ग्लूकोज जो है वो तैयार होगा और ग्लूकोज में ये एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पर स्ट्रोमा में हमारे पास होगा जी डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है जी, आपके पास C6H12O6 तैयार होगा और इनकी जितनी भी एनर्जी है वो इस ग्लूकोज के अंदर स्टोर हो जाती है। एक बात तो ये हो गई।
अच्छा, अब डार्क रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? एक चाहिए होता है NADPH2 और एक चाहिए होता है ATP, जो कि इसको थैलेक्वाइड ने लाइट रिएक्शन के नतीजे में दे दिए। ये आ गया NADPH2 और ये आ गया ATP। इसके अलावा एक और चीज़ चाहिए होती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको याद होगा फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक रिएक्टेंट होता है। तो अब वो जो प्लांट ने क्लोरोस्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करी थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होते-होते स्टोमा के अंदर आ जाएगी। तो 3 चीज़ें आ गई जी कार्बन डाइ स्टोमा के अंदर, NADPH2, ATP और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन तीनों की मदद से स्टोमा के अंदर होगा डार्क रिएक्शन और फिर नतीजे में क्या निकलेगा, आपके पास क्या कंपाउंड बनेगा, ग्लूकोज बन जाएगा। इस ग्लूकोज के अंदर ये जो NADPH2 है और ATP है, इसकी तमाम एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है जी, और आखिर में ये जो आपके पास ATP और NADPH है, ये वापस ATP और NADP में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो लाइट रिएक्शन में स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस डायग्राम को हम एक दफ़ा आखिर में भी देखेंगे। अच्छा, अब हम डार्क रिएक्शन की तरफ आते हैं। तो ये बातें मैंने आपको बता दी कि ये एक स्ट्रोमा के अंदर होगा, इसमें रोशनी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी ये लाइट रिएक्शन के बाद होता है। इसका मतलब है ये सिर्फ दिन में होगा। इसके लिए 3 चीज़ें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि उसने हवा से ले ली, NADPH2 और ATP जो कि लाइट रिएक्शन के नतीजे में इस स्ट्रोमा के अंदर डिफ्यूज़ हो गए। ठीक है, अब आते हैं लाइट रिएक्शन की तरफ। अच्छा, लाइट रिएक्शन के लिए हमें पहले कुछ मॉलिक्यूल्स को समझना होगा, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कोई डायरेक्टली C6H12O6 में कन्वर्ट नहीं होगा। बीच में ये 2-3 मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होगा। उनके नाम थोड़े टेढ़े हैं, तो उसका ज़रा उन मॉलिक्यूल्स को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम डार्क रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला मॉलिक्यूल आएगा वो है राइबोलोज बायफॉस्फेट। राइबोलोज बायफॉस्फेट को अक्सर कुछ बुक्स में या कुछ जगहों पे 1,5 राइबोलोज बायफॉस्फेट भी कहा जाता है। राइबोलोज आपने पढ़ा है जी कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर, कि जी मोनोसेक्राइड अगर 5 कार्बन वाला होता है तो उसको हम राइबोस शुगर कहते हैं। तो ये राइबोलोज वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है ये कार्बोहाइड्रेट है और इसमें 5 कार्बन होती है। ठीक है, तो राइबोलोज का मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंटर का मेरा, राइबोलोज का मतलब क्या हो जाएगा, 5 कार्बन, और बाय का मतलब 2 होता है, फॉस्फेट का मतलब वही फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो राइबोलोज बाय फॉस्फेट। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है जी, 5 कार्बन होते हैं जी, ये मैं रेड से बना रहा हूँ। 5 कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड। 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, 5 कार्बन है, इस वजह से आपने इसको राइबोलोज कहा हुआ है। और इस 5 कार्बन के दोनों किनारों पर, यानी एक इस किनारे पर और एक इस किनारे पर फॉस्फेट लगा हुआ होता है। ये मैंने ग्रीन से जो बनाए, ये फॉस्फेट। ठीक है, इसको 1 और 5 क्यों कहते हैं, अच्छा मैंने कहा है ना आपको, इसको 1,5 राइबोलोज, क्योंकि एक फॉस्फेट जो है वो 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, पहले कार्बन से, और एक 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर आप नंबरिंग दो तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां। तो एक कार्बन, एक फॉस्फेट पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक फॉस्फेट 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ है। अक्सर अक्सर इसको हम 1,5 राइबोलोज बायफॉस्फेट भी कहते हैं, ऐसे 1,5 राइबोलोज बायफॉस्फेट भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये पहला मॉलिक्यूल हो गया, इसका नाम याद रख लीजिएगा, राइबोलोज बायफॉस्फेट। जहन में आ जाना चाहिए, 5 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसके दोनों किनारों पर एक एक फॉस्फेट का ग्रुप लगा हुआ है, तो ये राइबोलोज बायफॉस्फेट हो जाता है। उसके बाद दूसरा कंपाउंड हमें देखना है जी, वो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट को अक्सर अक्सर हम उल्टा भी पढ़ते हैं, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट भी पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ 3 लोकेशन है जी, 3 इसके साथ ऐसे नहीं जुड़ा हुआ जैसे ये बाय जुड़ा हुआ है, देखें बाय जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है 2 फॉस्फेट, या 3 अलग है। ये लोकेशन दिखा रहा होता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे डिटेल के अंदर, कि ये लोकेशंस होती हैं जी फंक्शनल ग्रुप्स की। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट क्या होता है जी, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। एक ये कार्बन हो गया जी, दूसरा ये कंपाउंड हो गया, कार्बन हो गया, और ये तीसरा कार्बन हो गया। 3 कार्बन होते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर तो इसके फॉस्फेट लगा हुआ होता है, खाली एक ही फॉस्फेट लगा हुआ होता है। ठीक है जी, इस फॉस्फेट के आगे बाय नहीं लिखा हुआ। अगर बाय लिखा हुआ तो आप कहते 2 है, या खाली फॉस्फेट लिखा हुआ, इसका मतलब है एक फॉस्फेट होता है। और इसके इस कार्बन में, ये वाला जो कार्बन है, इसमें क्या लगा हुआ होता है जी, वो मैं ब्लैक से शो करता हूँ। इसमें क्या लगा हुआ होता है, एक ऑक्सीजन लगा हुआ होता है डबल बॉन्ड के साथ, और एक ऑक्सीजन लगा हुआ होता है जिसकी नेगेटिव वैलेंसी होती है, यानी कि उसका भी एक एटम
फ्री, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो किसी एक एटम को जोड़ सकता है। ठीक है। अब ये जो ग्रुप बन रहा है ना सी ओ ओ, ये वाला, ये जो बन रहा है ग्रुप सी, ये कार्बन है ना, यानी सी, और ये दो ओ, यानी कि सी ओ ओ, इसको हम कहते हैं जी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये जो सी, जिस कंपाउंड में भी ये सी ओ ओ आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और जिस कंपाउंड में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाता है उसके आगे हम ये लगा देते हैं ग्लेसिरेट, वर्ड लगा देते हैं ग्लेसिरेट। ठीक, तो ये ग्लेसिरेट इस वजह से आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। तो ये होता है कि थ्री फॉस्फेट। इसको हम थ्री क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देख लो अगर यहाँ से कार्बन हम काउंट करें 1 2 3, तो थर्ड कार्बन पे लगा हुआ फॉस्फेट, इसलिए हम इसको थ्री फॉस्फोग्लिसरेट कह रहे होते हैं। तो थ्री फॉस्फोग्लिसरेट का स्ट्रक्चर किस तरह होगा जी, तीन कार्बन होंगे, एक कार्बन पर फॉस्फेट लगा हुआ होगा, जबकि एक कार्बन के साथ ऑक्सैलिक ग्रुप लगा हुआ होगा, कार्बोक्सिलिक। अगर आप कार्बन हटा दो तो ये दोनों जो ना ओ ओ, इसको हम खाली ऑक्सैलिक ग्रुप कहते हैं। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है। अब आते हैं तीसरे मॉलिक्यूल पे, 1,3 बायफॉस्फेट। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस कंपाउंड पे, देखें 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट, बाय लगा हुआ है। अगर आप ये बाय हटा दो, यहाँ से वन हटा दो, तो ये तो पूरा ऊपर वाला कंपाउंड हो गया ना, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अच्छा, बाय का मतलब क्या है, दो फॉस्फेट, बायफॉस्फेट मतलब दो फॉस्फेट। तो ये बिल्कुल यही स्ट्रक्चर होता है जो ये बना हुआ है, क्योंकि नाम तो वही है। तीन कार्बन, तीन कार्बन होते हैं जी, ये रहा एक कार्बन, ये बॉन्ड हुआ हुआ, ये दूसरा कार्बन, ये बॉन्ड हुआ हुआ, ये तीसरा कार्बन। ऐसे तीन कार्बन मौजूद होते हैं इसके अंदर। और उसके अलावा कहाँ ये जी, ग्रीन का है, हाँ, बायफॉस्फेट, दो फॉस्फेट लगे हुए इसके ऊपर, दो फॉस्फेट लगे हुए, तो इसमें ऐसे होगा जी कि एक फॉस्फेट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी, और एक फॉस्फेट जो है इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा। ये है ना, ये बिल्कुल पहले तो हमने वही बना दिया जी, ये नेगेटिव वैलेंसी। ये तो कंपाउंड बिल्कुल ऊपर जैसा बनाया है ना मैंने आपके सामने, ये क्या है, बिल्कुल क्या है, ये थ्री फॉस्फोग्लिसरेट ये वाला। लेकिन इसमें इस ऑक्सीजन के साथ अगर मैं एक और फॉस्फेट लगा दूं, एक और फॉस्फेट लगा दीजिए, मैंने इस ऑक्सीजन के साथ एक और फॉस्फेट लगा दिया, ये कहलाता है जी 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है जी। फॉस्फोग्लिसरेट क्यों कह रहे हो, क्योंकि इसमें फॉस्फो ग्रुप लगे हुए हैं। ग्लिसरेट क्यों कह रहे हो, तीन कार्बन, वही ओ ओ लगा हुआ है, और बायफॉस्फेट है लिहाजा तो। ठीक है, तो अगर थ्री फॉस्फोग्लिसरेट के साथ एक और फॉस्फेट हम लगा दें इस पॉइंट पर, तो ये बन जाता है 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट। अब आते हैं नीचे, ये क्या है जी, ग्लेसर एल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट। ये बिल्कुल यही स्ट्रक्चर होता है जो अभी आपके सामने बनाया मैंने, 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट। बस इसमें फ़र्क क्या होता है जी, तीन कार्बन होते हैं, एक कार्बन ये आ गया, दूसरा कार्बन ये आ गया, तीसरा कार्बन ये आ गया। ठीक है जी। उसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ होगा, और ग्रीन, ग्रीन से बनाना है ना मुझे फॉस्फेट, यहाँ पर एक फॉस्फेट होगा, और इस तरफ जो है वो अब आपके पास क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, एक फॉस्फेट होता है, इसलिए देख रहे हैं यहाँ पे नाम में क्या आ रहा है, फॉस्फेट है, बायफॉस्फेट नहीं है। बायफॉस्फेट नहीं है तो इसका मतलब है एक फॉस्फेट का एटम हो गया। ये जो ओ ओ एच ग्रुप होता है ना, इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड, सी ओ ओ एच को आप कहते हो एल्डिहाइड। तो यूं आपके नाम में एल्डिहाइड आ रहा है, ये एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो ये चार तरह मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर जहन में रखने होंगे। पहला वाला तो बहुत ईजी है जी, राइबोलोस बायफॉस्फेट, पांच कार्बन का एटम होता है, सॉरी मॉलिक्यूल होता है जी, पांच कार्बन का, और दोनों किनारों पर एक एक फॉस्फेट लगे हुए होते हैं, तो इसलिए हम पांच कार्बन की वजह से इसको राइबोलोस कह रहे हैं, और दो फॉस्फेट लगे हुए तो बायफॉस्फेट। ये जो फॉस्फोग्लिसरेट होता है, इसको फॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं अक्सर। ये क्या है जी, तीन कार्बन का एटम होता है, एक फॉस्फेट लगा हुआ होगा, और एक तरफ ओ ओ यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए होते हैं। अब अगर आप इस ऑक्सीजन के साथ एक और फॉस्फेट जोड़ दोगे तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट। बिल्कुल सेम, बस फॉस्फेट दो हो गए, लिहाजा बाय लगा दिया आपने। और अगर हम इस वाले में यानी थ्री फॉस्फोग्लिसरेट में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दें, इस वाले में ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगा, थ्री फॉस्फोग्लिसरेट से बन जाएगा ग्लेसर एल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट, ये इसका स्ट्रक्चर होगा।
तो बस इसमें ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है, अदरवाइज बहुत आसान होगा डार्क रिएक्शन। तो ये 4 मॉलिक्यूल्स के नाम और इनके स्ट्रक्चर ज़हन में रखना मुश्किल होता है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरीके से याद करना है। बाय का मतलब हो जाएगा जी कि 2 फॉस्फेट है, सिंगल फॉस्फेट आ रहा है तो 1 फॉस्फेट है। और अगर ये ग्लिसरेट आ रहा है तो आप समझ जाओ कि कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होंगे। अगर ग्लेसर एल्डिहाइड आएगा तो आप समझ जाए कि कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, COOH होगा। ठीक है, ये ज़हन में रखते हैं। तो अब हम डार्क रिएक्शन की तरफ आते हैं जी। दोबारा ये चीज़ देख लें, हमारे पास डार्क रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए 3 चीज़ें मौजूद हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरी NADPH2 और तीसरी ATP। अब ये NADPH2 और ATP जगह जगह आपको स्टार्ट नज़र आएगा। ये है कि हमारे पास केल्विन साइकिल, दैट इज कॉल्ड केल्विन साइकिल, यानी वही डार्क रिएक्शन। हम इधर से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम, यानी कि इस पॉइंट से स्टार्ट होता है आपका ये डार्क रिएक्शन। अच्छा जी, डार्क रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपके पास जो मेजर या पहला कंपाउंड होता है वो वही है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, राइबोलोस बायफॉस्फेट। राइबोलोस का मतलब 5 कार्बन, तो देख ले जी, एक कार्बन ऐड कर लूँ, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। और बायफॉस्फेट का मतलब हो गया जी कि 2 फॉस्फेट है, तो देख लें, एक ये रहा फॉस्फेट और एक ये रहा फॉस्फेट। ठीक है, तो ये हो गया जी राइबोलोस बायफॉस्फेट। इसके 3 एटम्स लगते हैं, सॉरी 3 मॉलिक्यूल्स, एटम्स निकले आ रहा है मेरे मुंह से। 3 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, ये याद रखिएगा, 3 मॉलिक्यूल्स इसके इस्तेमाल होते हैं स्टार्टिंग में। अच्छा, अब आपको याद होगा जी रिएक्टेंट में हमारे पास क्या था इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, NADPH2 और ATP। तो उसमें से ये चीज़ जो है इस्तेमाल होगी। अब एक एंजाइम होता है रूबिस्को, इस एंजाइम के बारे में हम इस डार्क रिएक्शन के बाद ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप याद रख लीजिएगा, एक एंजाइम होता है रूबिस्को नाम का, वो इस रिएक्शन को स्टार्ट कराता है। रूबिस्को जो है वो आपको स्ट्रोमा में मिलेगा। रूबिस्को क्या करता है जी, ये राइबोलोस बायफॉस्फेट के साथ 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को मिलाएगा, इनको मिलाएगा और एक नया कंपाउंड तैयार करेगा। ठीक है, तो राइबोलोस बायफॉस्फेट रूबिस्को की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे और तैयार होगा आपके पास ये फॉस्फोग्लिसरेट। ये भी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया। फॉस्फो का मतलब है 1 फॉस्फेट लगा हुआ है और ग्लिसरेट का मतलब है 3 कार्बन, 1 2 3। वही जी, 2 यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ होगा, ये ऑक्सीजन लगा हुआ होगा और एक ये होगा O नेगेटिव। ठीक है, ये वो वाला ग्लिसरेट, ये वाला कहाँ गया, ये वाला। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो हमारे पास क्या हुआ जी, सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास क्या हुआ जी, राइबोलोस बायफॉस्फेट ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया और हमारे पास तैयार हुए जी 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये रिएक्शन जो होता है रूबिस्को एंजाइम की मदद से होता है। जरा क्वांटिटी चेक करते हैं। रूबिस्को में हमने 3 मॉलिक्यूल्स लिए जी, 3 मॉलिक्यूल्स रूबिस्को के लिए गए और 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के लिए गए। ये लिखी हुई इनकी तादाद, 3 मॉलिक्यूल्स रूबिस्को के, 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, जरा कार्बन काउंट करें। एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में एक कार्बन है, तो 3 का मतलब हो गया कि यहाँ पर 3 कार्बन हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से 3 कार्बन आए आपको। जबकि राइबोलोस बायफॉस्फेट में हमारे पास एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं, सॉरी 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन होते हैं। और हम कितने मॉलिक्यूल ले रहे हैं इसके, 3, तो 5 3 जा 15, तो टोटल 18 कार्बन आ गए जी आपके पास इस रिएक्शन के अंदर। सही कह रहा हूँ ना, 18 कार्बन आ रहे हैं। कैसे, एक रूबिस्को मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास 5 कार्बन है और हम 3 ले रहे हैं, तो 5 3 जा 15 कार्बन यहाँ पे आ रहे हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन है, 3 आप मॉलिक्यूल ले रहे हो, तो 1 3 जा 3 कार्बन यहाँ पर आ रहे हैं, तो टोटल 18 हो गए। अब 18 का ये जो फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, ये एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होते हैं। ठीक है जी, 3 कार्बन होते हैं, तो ये कितने बन जाएंगे, टोटल 6 बनेंगे ये। ठीक है ना, 6 3 जा 18, 18 कार्बन ऐसे सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी पे नजर रखिएगा, मैथमेटिक्स है ये तो पूरी। तो रुबिस्को जो है, रुबिस्को सॉरी राइबोलोस बायफॉस्फेट, एक मॉलिक्यूल आपको 5 कार्बन दे रहा है, आप 3 ले रहे हो, इसका मतलब है 15 कार्बन आपको राइबोलोस बायफॉस्फेट से मिल रहा है। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड से आपको एक कार्बन मिलता है, तो आप 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ले रहे हो, तो 3 आपको यहाँ से मिल रहा है, 18 हो गए। फिर सेल क्या है, रुबिस्को क्या करता है, इन 18 कार्बन को 3 3 वाले कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स बना देता है। 3 3 वाले कार्बन का कौन सा है जी, फॉस्फोग्लिसरेट, तो ये 6 3 जा 18 हो जाता है। ठीक है जी, चले अब ये गंदगी जो हमने की है इसको हम मिटा देते हैं ये, ताकि रिएक्शन हमारा साफ हो जाए।
ठीक है, तो कार्बन की तादाद सही चल रही है आपकी। तो पहला रिएक्शन आपके पास ये हो गया जी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रिएक्शन पहला हो गया। रूबिस्को ने क्या करा, राइबोलोज बायफॉस्फेट को 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला दिया, 3 मॉलिक्यूल इसके लिए, 3 मॉलिक्यूल इसके लिए, और आपके पास तैयार हो गया क्या, फॉस्फोग्लिसरेट। इसके 6 मॉलिक्यूल्स तैयार हुए। और फॉस्फोग्लिसरेट क्या है जी, 3 कार्बन है और एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा जी, ये पहला रिएक्शन हो गया। अब उसके बाद क्या होगा जी, दूसरा रिएक्शन देखिएगा। 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है अब कन्वर्ट होगा जी, क्या इनमें फॉस्फेट लग जाता है। 3 फॉस्फो, जो मैंने बताया ना, एक आपको एक कंपाउंड बताया था खाली एक फॉस्फेट लगता है, ये वाला, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट, एक फॉस्फेट और लगा रहे हो तो ये क्या बन जाता है, बायफॉस्फोग्लिसरेट, ये वाला रिएक्शन होगा। तो ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, इनके साथ क्या होगा जी, यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव था ना, याद होगा आपको, ग्लिसरेट है ऑक्सीजन नेगेटिव, तो यहाँ पर एक फॉस्फेट लग जाएगा। ये देखिए जी, ये लग गया फॉस्फेट, ये लग गया। तो ये क्या हो गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से कन्वर्ट हो गया 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो फॉस्फेट लग रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, एटीपी को टूटकर एडीपी में। ठीक है, ये वाला रिएक्शन, एटीपी लिया इसने, उसको तोड़ दिया, तोड़ा तो क्या बना, एडीपी और फॉस्फेट। अब ये जो फॉस्फेट आ रहा है ना, ये इस मॉलिक्यूल में लग रहा है, ये एडीपी है, ये वापस कहाँ चला जाएगा, थैलेक्वाइड में, वहाँ इस्तेमाल हो जाएगा, और एनर्जी जो निकल रही है वो इसमें यूज हो रही है, वो इसके अंदर स्टोर हो रही है। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन होता है, एटीपी टूटेगा, ये भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया। ये दूसरा रिएक्शन हो गया आपके पास। तो दूसरा रिएक्शन क्या हो गया जी आपके पास, क्या आपके पास जो है, अल्लाह आपका भला करे, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट है ना, एटीपी लेगा, सेल लेगा एटीपी, सॉरी स्ट्रोमा, एटीपी को तोड़ के उसमें से निकाल देगा फॉस्फेट, और उस फॉस्फेट को इस फॉस्फोग्लिसरेट के साथ लगा देगा, और अब ये क्या तैयार हो गया, बायफॉस्फोग्लिसरेट। 6 एटम्स, 6 मॉलिक्यूल्स थे, 6 ही रहे, तो बस 6 एटीपी इसने निकाले, 6 एटीपी लिए, तोड़े, 6 फॉस्फेट निकाले, यहाँ लगा दिए। यहाँ तक का रिएक्शन हो गया जी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है जी, NADPH को लिया जाता है, 6 NADPH को लिया जाता है, और उसको तोड़ के उसमें से हाइड्रोजन निकाल दी जाती है, वो वाला रिएक्शन। NADPH को लिया जी, उसको तोड़ा, NADP अलग कर दिया और हाइड्रोजन अलग कर दिया। अब इस हाइड्रोजन को यूज़ करेगा, और ये NADP जो है वापस थैलेक्वाइड में चला जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन मिल गया आपको, ये हाइड्रोजन मिल गया NADPH को तोड़ के। तो सेल क्या करेगा, NADPH को तोड़ के उसमें से हाइड्रोजन निकालेगा, और अब इस बायफॉस्फोग्लिसरेट में इस फॉस्फेट को हटा देगा और इसकी जगह हाइड्रोजन लगा देगा। ये वाला रिएक्शन, ये ना बायफॉस्फेट, ये फॉस्फेट हटा दिया जाएगा और इसकी जगह हाइड्रोजन लगा दिया जाएगा। ठीक है, फॉस्फेट रिमूव, हाइड्रोजन एडेड, ये क्या बन जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये देख लीजिए, ये हुआ। तो ये फॉस्फेट लगा हुआ था, इसको हटा दिया, इसकी जगह यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर दिया इसने, और ये क्या बन गया, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसमें 6 NADPH इस्तेमाल होता है, उसकी एनर्जी भी इसमें स्टोर हो गई। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपके यहाँ तक का काम। दोबारा रिपीट कर लेता हूँ मैं। राइबोलोज बायफॉस्फेट 5 कार्बन वाला एटम मॉलिक्यूल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के उसको तोड़ दिया, तोड़ के 3-3 वाले कार्बन के कंपाउंड्स बनाए, क्या नाम होता है उसका, फॉस्फोग्लिसरेट, एक फॉस्फेट लगा हुआ होता है। फिर एटीपी में तोड़कर उसमें से फॉस्फेट निकाला जाता है, और फॉस्फेट इस कंपाउंड में ऐड कर दिया जाता है, तो ये बन जाता है बायफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 6 एटीपी टूट गए, एनर्जी इसमें स्टोर हो गई। फिर क्या किया जाता है, NADP लेते हैं, उसको तोड़ा जाता है, हाइड्रोजन निकलती है, हाइड्रोजन को इस फॉस्फेट से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो यह हाइड्रोजन यहाँ लग, गंदा कर दिया मैंने, हाइड्रोजन यहाँ लग गए, फॉस्फेट रिलीज हो गया, हाइड्रोजन देखें यहाँ लग गई, फॉस्फेट निकला। अब ये जो फॉस्फेट निकला है, ये वापस कहाँ चला जाएगा, ल्यूमन थैलेक्वाइड में, ताकि वहाँ पर फॉस्फेट भी चाहिए ना। ADP को किससे जोड़ा जाता है, फॉस्फेट से जोड़ा जाता है, तो वो फॉस्फेट की कमी यहाँ से पूरी कर दी जाएगी। तो यूँ इस फॉस्फेट को निकाला जाना है। तो हुआ क्या कि ये आपके पास जो था NADPH, ये तोड़ के इसमें से हाइड्रोजन लिया गया, और उस हाइड्रोजन को यहाँ फॉस्फेट से रिप्लेस कर दिया, फॉस्फेट को हटा दिया, इसकी जगह हाइड्रोजन लगा दिया, ये फॉस्फेट चला गया वापस लाइट रिएक्शन के लिए। अब ये जो आपके पास कंपाउंड तैयार हुआ, इसको हमने क्या नाम दिया था, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। 6 है, 6 ही रहेंगे, क्योंकि कार्बन कम बेस नहीं कर रहा है, बस आप फॉस्फेट हाइड्रोजन का गेम कर दो, कार्बन उतना ही है, फॉस्फेट लगा रहे हो, फिर हटा रहे हो, फिर हाइड्रोजन लगा रहे हो, वो कर रहे हो आप। यहाँ फॉस्फेट नहीं था, फॉस्फेट लगाया, फिर हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है जी, अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस 6 में से खाली एक बाहर आ जाएगा, एक, ये देखें 1 लिखा हुआ है, एक जो है, एक मॉलिक्यूल इसमें से बाहर आएगा, और वो जो है
उससे ग्लूकोज तैयार होगा। ग्लूकोज कैसे तैयार होगा? अभी ये एक है, पूरी एक साइकिल दोबारा होगी और एक और आ जाएगा, ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीसरा कार्बन, ये फॉस्फेट। ठीक है, एक पूरी साइकिल एक दफ़ा और होगी और ये दोबारा जो है ये एक और ग्लू ये निकाल लेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब ये दो होंगे ना, ये दोनों मिल जाएंगे, 3 कार्बन यहाँ की, 3 कार्बन यहाँ की, 6 कार्बन हो गए, बन गया जी ग्लूकोज C6H12O6। और ये दोनों फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे और वो वापस ADP थैलेकॉइड में चले जाएंगे। तो जब दो साइकिल होंगी तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तैयार होगा, क्योंकि एक ग्लूकोज एक साइकिल के अंदर एक कंपाउंड बन रहा है जी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ जी, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के जो 6 मॉलिक्यूल्स बने हैं, जो 6 मॉलिक्यूल्स बने हैं ना, ये 6 मॉलिक्यूल्स, इसमें से एक बाहर आ जाएगा और वो चला जाएगा ग्लूकोज सिंथेसाइज के अंदर। अभी वो वेट करेगा, एक दफ़ा और साइकिल होगी, दोबारा एक और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट आएगा, तो फिर ये दोनों मिलकर ग्लूकोज तैयार कर लेंगे। अब बचे 5, यहाँ पे 5 बचे, वो 5 ये रहे। आगे बढ़ रहे हैं साइकिल, ये वापस ये भी तो चाहिए ना आपको, राइबोलोस बाइफॉस्फेट, या ये नहीं चाहिए? ये भी तो आपने इस्तेमाल कर लिया ना, वापस चाहिए। तो अब ये जो 5 बचे हैं ना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, अब ये 5 ATP ADP फॉस्फेट रिलीज फॉस्फेट टू सॉरी वही ATP टूटेगा, यहाँ पर भी वही होगा जी, ATP आएगा, टूटेगा, ADP तैयार होगा प्लस फॉस्फेट। अब ये ATP जो है वापस थैलेकॉइड में चला जाएगा, ये फॉस्फेट अब इसमें लगेंगे। ठीक है जी, ये इसमें लगेंगे, ये दो दो जुड़ेंगे, दो दो यानी कि सारे कार्बन तोड़ो तो इसको जोड़ के रीअरेंज करोगे और ये तैयार होगा। कार्बन चेक कर लो आप, यहाँ कितने मॉलिक्यूल है इसके? 5, और एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है जी? 3। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 15। 15 कार्बन है जी इसके अंदर। ठीक है, ये टूट जाएंगे, 15 कार्बन बाहर आ जाएंगे, रीअरेंज होंगे, तो 3 के अंदर ये कितने होंगे? देखो ये 5 है, एक राइबोलोस में 5 कार्बन होता है, 3 बनना है, 5 3 ज़ा 15, कार्बन की तादाद पूरी है। बस सिर्फ फॉस्फेट का मसला है, तो फॉस्फेट जो है यहाँ से ले लिया जाता है। तो आप यूँ समझ लो कि एक और जी, ये एक जी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, ये इसके साथ फॉस्फेट लगा हुआ है, एक और लिया जाएगा, 1 2 3। ठीक है, और इनको दरमियान सॉरी इसको तोड़ा जाएगा, है इसको तोड़ा जाएगा, इसमें से 2 कार्बन लिए जाएंगे और यहाँ लगा दिए 1 2। अब ये राइबोलोस तो हो गया लेकिन बाइफॉस्फेट नहीं है, तो ATP ने ये फॉस्फेट दिया, यहाँ लगा दिया, तो ये बन जाएगा ये राइबोलोस बाइफॉस्फेट, साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो मुश्किल साइकिल नहीं है, बस कार्बन के ये जो कंपाउंड के नाम है ना सर, ये याद रखना है। आप देख रहे हो जगह जगह ADP NADPH यूज हो गया, ये कहलाता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में दोबारा जल्दी जल्दी रिपीट करता हूँ, टाइम मेरे पास कम है। आपके पास डार्क रिएक्शन के अंदर 3 चीज़ें आई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ATP और NADPH। ATP जगह जगह देखें इस्तेमाल हो रहा है, एक यहाँ इस्तेमाल हुआ, एक यहाँ इस्तेमाल हुआ, ATP इस्तेमाल हो गया। अब ये जब इस्तेमाल होगा तो ADP और फॉस्फेट रिलीज होंगे, फॉस्फेट इनमें लगेगा भी, निकलेगा भी, ये दोनों बहरहाल कहाँ चले जाएंगे? एंड में थैलेकॉइड में। इसी तरह यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है? NADPH, तो वो जो बने थे प्रोडक्ट वो वापस टूट गए। तो होता क्या है जी, राइबोलोस बाइफॉस्फेट जो है वो कंबाइन होगा रुबेस्को एंजाइम की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड के पास, क्या बनेगा? फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद दूसरा रिएक्शन क्या होता है कि ये फॉस्फोग्लिसरेट के साथ एक फॉस्फेट लग जाता है, ये बन जाता है बायफॉस्फोग्लिसरेट। फिर क्या होता है? NADPH टूट के जो हाइड्रोजन मिलेगा वो इस फॉस्फेट को रिप्लेस कर देगा, फॉस्फेट रिलीज हो गया, हाइड्रोजन लग गया, ये बन गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। इस 6 मॉलिक्यूल्स में से एक जो है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन में लग जाएगा, 5 वापस साइकिल में जाएंगे। ये 5 जो है मजीद 3 ATP को तोड़कर 3 उसमें से एक फॉस्फेट निकालेंगे और इनकी रीअरेंजिंग होगी और आपको 3 राइबोलो बाइफॉस्फेट मिल जाएंगे, साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। इस दौरान ATP NADPH सब यूज हो गए।